गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सारे सेक्शंस जो आपके एग्जाम में है उसी तरीके से है, ऑब्वियसली एक सैम्पल पेपर है। तो हम ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से चलेंगे एंड सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस भी, शॉर्ट आंसर्स भी और लॉन्ग आंसर्स भी। सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इवन जो कार्टून्स और पैसेज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर की तरह मैंने हिस्ट्री का सैम्पल पेपर भी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हो। वो भी आपको काफी हेल्प करेगा अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगेन इन 2009 लेटर टर्न्ड इनटू अ सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या इकोनॉमिक मूवमेंट। तो जो ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट थी जो 2009 में शुरू हुई थी, ये लेटर ये पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड द कोप इन द ईयर 1991। बोरिस येल्सिन, मिकानी गोर्बचेन, लियोनार्डो ब्रेजनेव, जोसेफ स्टालिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोवियत लीडर था जिन्होंने 1991 में कोप फेस किया था? तो उसका आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। ए नहीं, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द एशियन वे, ASEAN वे reflects the lifestyle of ASEAN members, is an informal and cooperative interaction among ASEAN members, is the defense policy followed by the ASEAN members, is the philosophical principle that connects all the ASEAN members। तो जो ये appropriate statement है वो है B। ये एक informal और cooperative interaction है among ASEAN members। Next question, choose the correct set of countries that refused to adopt the Maastricht Treaty and European currency Euro. Britain and France, Denmark and Sweden, US and USSR, Canada and Sweden। तो में से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिफ्यूज किया था ट्रीटी भी और यूरो भी? तो इसका आंसर है डेनमार्क एंड स्वीडन। अब ये एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक एजर्शन दी हुई है और उसके बाद फिर नीचे एक रीजन दिया होगा। तो दोनों में यही सेम पैटर्न फॉलो होगा ABCD का, कि A तब होगा जब A और R दोनों सही हैं और R रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। अगर A और R सही हैं बट वो रीजन नहीं है तो B। A स्टेटमेंट सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। ये ABCD ये अगले दोनों क्वेश्चंस में सेम पैटर्न चलेगा। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। एजर्शन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसीलिए मीन्स की तरह यूज करती है कि वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। इसका रीजन है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। तो सेकेंड रीजन ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने राइवल्स के साथ, अपने जो दुश्मन जिनसे उनके शायद अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन एजर्शन का रीजन ये नहीं है, तो इसीलिए ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द रियल चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी।
जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी का वो ऑपोजिशन से नहीं था, उनकी अपनी पार्टी से था। रीजन क्या है? शी हैड अ डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। सेकंड ये कह रहा है कि उनकी एक सिंडिकेट के साथ डील थी। जो सिंडिकेट कौन है? वो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से नहीं उनको अपोज हो रहा था, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही उनको अपोज किया जा रहा था। और सेकंड की सिंडिकेट के साथ उन्होंने एक डील की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि सिंडिकेट विद इन द कांग्रेस का ही हिस्सा थे और वही उनको अपोज कर रहे थे। तो इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। टेररिज्म रेफर्स टू अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट प्लेस और ट्रेन या फिर एटसेट्रा कहीं पे भी। सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। अ एक्सटर्नल अटैक बाय एनी मिलिट्री ग्रुप। वायलेंस क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एक इंसान कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं टेररिज्म। तो इन चारों में से कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो टेररिज्म हम सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें सोसाइटी में एक डर पैदा किया जाए और किस तरीके से, हथियारों से और अलग अलग ब्रूटल वायलेंस से, तो उसको हम टेररिज्म रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू? नीति आयोग acts as a think tank of the union government. नीति आयोग acts against terrorism. नीति आयोग acts in the spirit of cooperative federalism. नीति आयोग decides more role for bigger states and smaller role for smaller states. तो ये चार में से आपको बताना है कि कौन से कोड्स जो स्टेटमेंट्स ऑफ नीति आयोग हैं वो सही हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म नहीं, नीति आयोग टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेती है। नीति आयोग एक्ट्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी स्पिरिट में वो एक्ट करती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स। हाँ, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है सी, 1, 3 और 4। सेकेंड वाला जो अगेंस्ट टेररिज्म है वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकेंड 5-year प्लान। तो सेकेंड 5-year प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? केसी निगोय, टी कृष्णमचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या पीसी मनोबिलिस। तो इनमें से किसने सेकेंड ईयर 5-year प्लान ड्राफ्ट किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट ईयर 5-year प्लान किस मेन फोकस पे था हमारा फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में। आप मुझसे 2 से 3 लाइंस आप लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो सेकेंड 5-year प्लान पे आते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट किया था वो किया था पीसी मनोबिलिस ने। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 10 में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज की फर्स्ट कौन सी हुई है, सेकंड कौन सी हुई है, उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है सेकंड जनरल इलेक्शन, फिर वीवी गिरी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शंस, तो ये तो कॉमन सेंस हो गई, फोर्थ है और ये सेकंड जनरल इलेक्शन है। फिर कांग्रेस, रेडिकल और सीपीआई एलाइज वॉन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शन। तो जो कांग्रेस, रेडिकल्स थे और सीपीआई थी, उन्होंने मिलके जो अलायंस किया था उन्होंने इलेक्शन जीता। तो सबसे पहले जो चीज हुई वो हुई थी सेकंड जनरल इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए। फोर्थ जनरल इलेक्शन होने के बाद अब जो वीवी गिरी थे वो प्रेसिडेंट बने थे, और इसके बाद ही जो जब कंक्लूजन आता है, ये एक एस्टिमेट था कि जो इन्होंने सीपीआई और कांग्रेस आर ने मिलके ज्यादा सीट्स जीती हैं, तो वो फोर्थ है। तो इसका आंसर होगा 1,
324 1324 आंसर है ए। इसमें ना जरा ऑर्डर बड़े ध्यान से चेक करे करना है। कभी कभी हम मार्क तो सही करते हैं, हमें आंसर भी सही पता होता है, बट जब हम आंसर फिल कर रहे होते हैं तो हम इस ऑर्डर को ना ध्यान नहीं देते एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड। ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा, कुंज बिहारी श्रीवास्तव। तो इनमें से कौन से ऐसे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया था, जजमेंट दी थी? तो उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा, बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, नक्सलाइट मूवमेंट या गुजरात मूवमेंट। तो अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा ऑड वन आउट बोले जो अगर हम इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये सेक्शन बी है। इसमें जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी शॉर्ट फॉर्म में से, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बट मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हो और उनको जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर लिख पाओगे आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने ऐसे 2 मार्कर में भी 3 पॉइंट्स दिए हैं, या आगे भी आप देखोगे कि मैंने ज्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट कि आप इसमें से चूज कर पाओ आपको चॉइस देने के लिए। और जरूरी नहीं है कि यही सेट स्टोन है, आपको अगर लगता है कि आप कोई और बेटर ऑप्शन या फिर कोई और पॉइंट भी लिख सकते हो जो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा पहले जो ये 12 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, आप इसमें से मुझे बताएंगे कि इन 12 में से आपके कितने ठीक हुए, और कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये आंसर्स मैंने ऑफिशियल आंसर की जो है सीबीएसई की उसमें से ही वेरीफाई करके फाइनलाइज किए हैं, तो आप देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करके इसको दोबारा भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। हाईलाइट एनी वन फीचर इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। तो एनी वन फीचर बोल रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, तो मैंने तो 3 फीचर्स दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा किसको आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये आंसर है फीचर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बोथ इन इंडिया एंड रशिया। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। काफी सारी पावर्स जो इंटरनेशनल सिस्टम में हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकेंड फीचर, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे स्पेस आना था, इंटरडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज। तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स इंटरनेशनली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उनके लिए, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री के लिए। डिसीजंस थ्रू बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशन, तो उनके थ्रू डिसीजन मेकिंग बॉडीज। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के ये कुछ फीचर्स हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर एक्सप्लेन होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन इन दैट रीजन। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया यूजुअली बांग्लादेश, भूटान। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 1+1 है। तो सबसे पहले आपको नेम बताना है उन कंट्रीज का जो इंक्लूडेड है साउथ एशिया में, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। और सेकंड में वो कह रहा है कि एक वे आपको बताना है जिनसे आप इन कंट्रीज में एनहांस कर सकते हो। तो मार्किंग स्कीम की ना नजर एक बार क्वेश्चन पेपर में मार लेना कि 1+1 है, तो बराबर मार्क्स है। ये नहीं कि आप कंट्रीज कम लिख दो और एक्सप्लेन करते हुए तो पूरा पेज ही भर डालो, तो ध्यान रखना। तो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एज वेल एज अफगानिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में इंक्लूड होती हैं। पीस एंड कोऑपरेशन इन जगहों पे इनहैंस की जा सकती है बाय सार्क एंड इनिशिएटिव्स लाइक साफ्ता
इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर्स में पीस मेंटेन करने के लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम इसमें पीस, शांति और हार्मनी इनहैंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोनों इश्यूज के 1+1 है, तो जो दो इश्यूज जो हाईलाइट करते हैं, two issues that dominate politics of northeast India are first demands of autonomy and second movement of succession and opposition to outsiders। तो जो इश्यूज जो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को वो है ऑटोनॉमी की डिमांड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो होती है, और दूसरा सक्सेशन कि अब आगे का सक्सेशन जो होगा, और आउटसाइडर्स जो आते हैं उनकी तरफ एक ऑपोजिशन होता है। तो ये दो पॉलिटिकल डोमिनेटेड इश्यूज हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। इनको थोड़ा इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर देना, मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। अगर कोई और पॉइंट आपको लगे बेहतर तो आप इनमें से वो भी चूज कर सकते हो इनकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while throwing some light on the Mandal issue, give one reason for anti-Mandal protests in India। 1+1 है। The first point है, the National Front government decided to implement जो भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थे 1990 में। द रिकमेंडेशन ये सजेस्ट कर रहा था कि जो 27% ऑफ जॉब्स हैं सेंटर गवर्नमेंट में वो रिजर्व की जाएं फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फर्स्ट ये है जिसके कारण एंटी मंडल प्रोटेस्ट इंडिया में शुरू हुआ। सेकंड है, दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये जो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन थे ये मंडल इशू की तरीके से प्रोमिनेंट हुआ। दिस इशू हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। 1989 से जो हमारी पॉलिटिक्स शेप हुई है उसके बाद से एक टर्न आया है पॉलिटिक्स में, उसमें मंडल इशू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन 17, elevate balance of power as a significant component of traditional security policy। तो governments are very sensitive to the balance of power between their country and other countries, जो internationally सब चीजों का traditional security policy। They work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially those with whom they have differences, जिनके साथ उनको पता है कि उनकी ज्यादा बनती नहीं है, उनके साथ वो बैलेंस क्रिएट करने की जरूर कोशिश करते हैं, या फिर वो कंट्री जिनके साथ उनकी पास्ट में कभी लड़ाई हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट है, अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। ऑल्दो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस की तरह प्ले करती हैं जब मिलिट्री पावर की बात आती है। तो आज की डेट में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 1+1 था। तो ये मार्किंग स्कीम मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि आपको एक हैबिट पड़े कि क्वेश्चन पेपर जब आप खुद भी सॉल्व करने बैठो या एग्जाम में दो तो एक बार देख लिया करो, क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको काफी सारा टाइम देना है। अगर आप शॉर्ट मार्क्स में ही टाइम ज्यादा दे दोगे, या से वो 1+1 साउथ एशिया वाला था, तो अगर आपने कंट्रीज ठीक से एक्सप्लेन नहीं की तो यू विल स्कोर लेस। तो वो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाउ फार डिड राजीव गांधी एंड लगवा एकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। तो अगर हम राजीव गांधी, लॉन्गवॉल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड की बात करें तो ये स्टेप था नॉर्मलसी पंजाब में पीस लाने का, बट पीस आया नहीं इतनी आसानी से, या फिर हम कहें कि जैसे ही ये चीज हुई और पीस इमीडिएटली नहीं आया। एंड एक साइलेंस ऑफ वायलेंस जो था, साइकिल ऑफ वायलेंस, वो कंटिन्यूड रहा नियरली 10 साल तक, डेकेड तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज करने की कोशिश की स्टेट में, और नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस को सस्पेंड किया गया। इट वॉज नॉट ईजी टू रिस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंशन एंड वायलेंस, क्योंकि जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको सस्पेंड कर रखा था, वायलेंस कंटिन्यूड था,
तो जब वायलेंस भी चल रहा है, सस्पेंशन भी हो रहा है, तो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे रिस्टोर होगा? जब इलेक्शन 1992 में हुए तो सिर्फ 24% ऑफ इलेक्टर्स टर्न आउट टू वोट। इमेजिन, मिलिटेसी वॉज इवेंचुअली इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो जैसे जैसे मिलिट्री हटाई गई, पीस रिटर्न हुआ पंजाब में 1990s में। तो ये आपका सेक्शन बी था। अभी तक हम सेक्शन 1 जो एमसीक्यू बेस्ड है वो, और सेक्शन 2 जो शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन 19 है, सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ। जो अर्थ में से चीजें निकाली जाती हैं, जैसे मिनरल्स निकाले जाते हैं, खुदाई की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है चीजें, उनके रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। साथ ही साथ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स, जो डैम्स बनाए जाते हैं जिसके कारण ट्राइब, जो काफी सारे जो लोग हैं, लोकल लोगों की स्टेट या गवर्नमेंट्स के साथ एक लड़ाई रहती है, उन दोनों के रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम इन्वायरमेंटल मूवमेंट। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है जब लोग खड़े हो पाए हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट से उभर कर आया है। तो अब ये 2+2 है, मतलब आपको 2 मार्क्स का एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ और 2 मार्क्स का मेगा डैम्स के बारे में लिखना है। 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स इसके। तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ। पहला, द मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन, जो अर्थ से वो मिनरल्स निकाल रहे हैं उनका यूज केमिकल्स में, एंड इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज, जो भी वाटरवेज का पॉल्यूशन है और लैंड का। ये तो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना। इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है दूसरी जगहों पे। ये सारे फैक्टर्स, केमिकल यूज, एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स को, पॉल्यूशन वाटरवेज और लैंडवेज से, ये और लोगों का डिस्प्लेस करना, ये कंटिन्यूअस इनवाइट करता है क्रिटिसिज्म काफी इंडिया के हिस्सों से और ग्लोब से भी। एक एग्जाम्पल ऑफ फिलीपींस वेयर वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके फिलीपींस में वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिम चलाई, एंड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जो कि वहां पे माइनिंग कर रही थी उसको अपोज किया। उस कंपनी के ऑपोजिशन में अपनी कंट्री फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स एंड एडवोकेसी ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजियस पीपल्स, ये इसमें स्पेस आएगा। तो वहां पे फिर फिलीपींस के लोगों ने इसके अगेंस्ट अपोज किया। तो ये आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हो फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड में एक एग्जाम्पल दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं, मेगा डैम्स। टुडे मेगा डैम्स पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इनको अपोज कर रही हैं। अर्ली 1980s में हमने देखा था सबसे पहला एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुई थी नॉर्थ में। ये कैंपेन नियरली सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड जो उनकी सराउंडिंग फॉरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले ये वहां पे सबसे पहला एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुआ था। अब एग्जाम्पल ऑफ इंडिया की बात करें तो सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम एंड प्रो रिवर मूवमेंट्स इंडिया में भी की गई हैं, और सबसे फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोन मूवमेंट्स हैं, जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये रिवर भी प्रोटेक्ट करनी है। यहाँ के आसपास के जो ट्राइबल पीपल है दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट दिस एरिया, तो उसके लिए मूवमेंट चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 कह रहा है एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन से ऐसे एरियाज हैं
जहाँ पे हम कॉपरेट करते हैं उसके बारे में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम डिसएग्रीमेंट करते हैं वहां पे आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो 2+2 है, ध्यान दीजिएगा मार्किंग स्कीम पे। तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एज फॉलो। बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। Second, cooperation on disaster management and environment issues has always been there. तो हमारा एक लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। और सेकंड फैक्टर में आप डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी होते हैं उसमें हम कॉपरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव कंसिडरेबली। ये मतलब आप इसी को ही साथ में भी एक्सप्लेन करके ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। जहां पे हम डिसएग्री करते हैं, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी मर्जी है, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप वो चूज कर सकते हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर है उसको लेके हमारे बीच में थोड़ी डिस्प्यूट है। इंडिया गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा अनहैप्पी, क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप बाहर से इमिग्रेंट इलीगली इमिग्रेंट कर रहे हो, आप एक सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन उठता है, सब चीजें मैनेज करने पे, तो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद दैट, एंड दैट आई थिंक दैट्स फेयर ऑल्सो। बांग्लादेश सपोर्ट ऑन एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो वो सपोर्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस को, वो भी बिल्कुल सही नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये हमारे डिसएग्रीमेंट के फैक्टर्स हैं और एग्रीमेंट के फैक्टर्स ऊपर मेंशन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 कह रहा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परसुएडेड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड। जो आज की हमारी इंडिपेंडेंट आजाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो पीसफुल वर्ल्ड जो हमने ड्रीम किया था, क्या उसकी तरफ हमें बढ़ा रही है? इसको 3 सपोर्ट सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट कीजिए। तो पहले तो आपको अपना ओपिनियन देना है और 3 आपको अपने हाँ या ना के सपोर्ट में करना है। तो मैं एग्री करती हूँ कि गिवन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेम आर एज फॉलो। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विग्रसली परसुएडेड, जो हमारा ड्रीम था पीसफुल वर्ल्ड का, बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जिसके कारण जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था वो थोड़ा कम हुआ और हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। कोल्ड वॉर के टाइम पे द यूएस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो और जो सोवियत वॉरसॉ पैक्ट, वो 2 तरफ से ये चीजें एग्जिस्ट हुई थी। लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट, जो कि आइडियल फॉरेन पॉलिसी थी, और बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट, तो वहां पे उन्होंने वो चूज किया। नेक्स्ट, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर 2 कैंपेन्स, ना हमने यूएस का नाटो ना हमने वॉरसॉ पैक्ट। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया वांटेड टू कीप डिस्टेंस, जो मिलिट्री अलायंसेस थे यूएस के और सोवियत के, उन दोनों से हमने एक डिस्टेंस रखा। नेक्स्ट पॉइंट में से आप कोई भी चूज कर सकते हो पॉइंट्स, तो मैंने तो 4 दिए इसमें। इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, ये बेसिकली ऑफिशियल आंसर्स हैं, तो इनमें से आप अपनी मर्जी के अलावा इनमें से अगर आप कुछ चूज करोगे तो वो बेटर रहेगा। इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल इशू। इंडिया ने वर्ल्ड प्रोटेस्ट, जो इंडिया ने अगेंस्ट नियो कॉलोनियल इन्वेजन, उसके अगेंस्ट वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया, और उसी साल यूएसएसआर ने भी हंगरी में इन्वेड किया। लेकिन तब इंडिया ने पब्लिक कमेंडेशन को नहीं ज्वाइन किया। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय लार्ज इंडिया डिड टेक अ इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज। तो हमने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया यूएस या सोवियत के। ये वाला पॉइंट तो जरूर ही लिखना दोनों, कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज 2 रीजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो जून 25, 1975 में, उसके 2 रीजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं।
तो इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू लोकसभा वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जगमोहन लाल सिन्हा उस वक्त के जज थे, उन्होंने जजमेंट दी थी कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के वो इनवैलिड है। इसका मतलब ये था कि वो लीगली अब एमपी नहीं थी, तभी इसका मतलब जब वो एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती हैं अनलेस वो दोबारा इलेक्ट होती एमपी, और उसमें विद इन 6 मंथ्स में उनको दोबारा इलेक्ट होना था। लेकिन जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल स्टे जो हाई कोर्ट में हुआ था, उस जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनका इनवैलिड है, उस पर पार्शियली स्टे दिया टिल द टाइम हर अपील वाज डिसाइडेड। तो अब वो एमपी नहीं रह सकती थी और वो प्रोसीडिंग्स में जो लोकसभा में डिस्कशंस चल रही थी वो उनका हिस्सा नहीं हो सकती थी क्योंकि वो एमपी ही नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात। तो ऑपोजिशन पार्टीज अंडर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड मिसेस गांधीज रेजिग्नेशन, और जयप्रकाश नारायण आस्क्ड आर्मी, पुलिस and government employees not to obey orders of government. He called total revolution and became a symbol of opposition to emergency. तो वो उस वक्त के ये 3 पॉइंट्स हैं, ये दोनों आप इकट्ठे भी कर सकते हो एंड ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण इमरजेंसी 25 जून 1975 में इम्पोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। द सोवियत यूनियन एक स्टेटमेंट है, द सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन कुछ ही वक्त में विद इन नो टाइम सोवियत यूनियन ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गई, जिसके कारण उसके सिटीजन्स की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर आर्ग्यूमेंट्स अपने जो हाँ या ना पे आपको आर्ग्यूमेंट करना है। तो सोवियत यूनियन जो है ये ग्रेट पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वेरी सून वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गई। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मेरी स्टेटमेंट्स पहला है कि सोवियत इकोनॉमी जो थी वो वर्ल्ड वॉर के बाद मोर डेवलप्ड थी पूरे वर्ल्ड से, सिवाय यूएस को छोड़ के पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा डेवलप थी। एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। सोवियत जो स्टेट थी उसके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पर सिटीजन्स का, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर वेलफेयर स्कीम। तो सोवियत सिस्टम इतना सबके बाद भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हुआ। लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी ही नहीं, जिसके कारण लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और उन्होंने जोक्स और कार्टून्स का सहारा लेना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो सोवियत स्टेट में थे उनको रिफॉर्म की जरूरत थी। एक ही पार्टी जो सोवियत पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी सोवियत यूनियन को, उनका बहुत टाइट कंट्रोल था हर इंस्टीट्यूशन पे, और वो किसी को भी अपना जवाबदेही नहीं होती थी, वो अनअकाउंटेबल थे, वो कुछ भी कर सकते थे। पार्टी ने जो लोगों की अर्ज थी, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स, सोवियत यूनियन की 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स बने, वो उस पर एग्री नहीं कर रहे थे। अपने कल्चर के हिसाब से, वो कल्चरल अफेयर्स के हिसाब से ये 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स चाह रहे थे। ऑल्दो पेपर में रशिया वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स था, लेकिन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड यूएसएसआर, जो 15 का एक था रशिया, लेकिन हकीकत में रशिया ही सब कुछ डोमिनेट कर रहा था। अदर रीजन्स को तो निग्लेक्ट किया जा रहा था और उनको दबाया जा रहा था। तो वी कैन से सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उनका सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था लोगों के लिए, एंड स्पेसिफिकली जो रशिया के अलावा दूसरी जगहों के थे। तो ये आपका सेक्शन सी था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस थे, मैंने बुलेट्स दिए हैं, एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगे कि आप इससे कुछ बेटर लिख सकते हो तो आप वो पॉइंट लिख लेना, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मार्किंग स्कीम ध्यान रखना कि क्या लिखे, जैसे 1+1+1 है, ये तो खैर सेक्शन डी है, बट सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्कशन अगर है, कुछ भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।